स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की मैपिंग कर रहे हैं, यानी इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैपिंग भी कर रहे हैं, साथ में हम लोग डिटेल भी पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक पढ़ना है वो हम लोगों को मौर्य साम्राज्य सबसे पहले पढ़ना है। लेकिन एक चीज आप लोग ने देखा होगा, हम लोगों ने जनपद से महाजनपद बनते देखा, क्योंकि भारत में सार्वभौमिक सत्ता का अभाव हम लोगों ने देखा है, जिसके कारण महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद हुए। 16 महाजनपदों में अगर आप देखेंगे 4 महाजनपद, जिसमें कौशल, वत्स, अवंती और मगध शक्तिशाली थे। इनमें भी अवंती जो था और दूसरा मगध सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। मगध ने अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर दी। कारण इसका था वहां का योग्य शासक होना, बिंबिसार। बिंबिसार ने वहां पर हर्यक वंश की स्थापना की। उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू किया। वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद, क्योंकि वैवाहिक संबंध से उसकी आंतरिक जो सीमा थी वो सुरक्षित हो गई, अब उसने विजय अभियान शुरू किया। उसके बाद से सुनाग वंश का शासन आया, उसके बाद नंद वंश का शासन आया। नंद वंश का जो अंतिम सम्राट घनानंद था, कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित किया, उसको मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह कुछ मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए किसको मारकर की है, यहां पे एक पॉइंट आप ले लीजिए, घनानंद को। किसको? घनानंद को मारकर। घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट या शासक था। किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया है? घनानंद यानी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब जो चंद्रगुप्त है इसकी विभिन्न नामों से पहचान की गई है। कुछ इतिहासकार हैं जो तमाम तरह के नाम लिखते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त का नाम जो सैंड्रो कोट्स में लिखते हैं वो कौन कौन है? सैंड्रो कोट्स के रूप में चंद्रगुप्त के नाम का वर्णन करते हैं। उनमें पहला नाम आपका आता है, देखिए सैंड्रो कोट्स। इसकी पहचान सैंड्रो कोट्स के रूप में किसने की थी? ये भी यहां पे लिख लीजिएगा, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने कहा कि जो सैंड्रो कोट्स जिसका वर्णन यूरोपियन इतिहासकार करते हैं वो सैंड्रो कोट्स चंद्रगुप्त मौर्य है। किसने कहा? विलियम जोन्स ने कहा। सैंड्रो कोट्स के रूप में पहचान किसने की है? सबसे पहला नाम आता है स्ट्रैबो का। इसने सैंड्रो कोट्स के रूप में ही वर्णन किया है चंद्रगुप्त मौर्य का। जैसा वर्णन मिलता है, देखने को मिलता है कि सैंड्रो कोट्स चंद्रगुप्त मौर्य ही रहा होगा। दूसरा जो वर्णन मिलता है वो जस्टिन भी एक इतिहासकार था। जो इसने लिखा उसमें सैंड्रो कोट्स का वर्णन देखने को मिलता है, जिसकी तुलना या पहचान जो है हम लोग किससे करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। अगला इतिहासकार हुआ एरियन जो अपने इतिहास में लिखता है, जो भी बुक लिखा है उसमें उसने सैंड्रो कोट्स नाम का वर्णन किया है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने तो करी है, बाकी भी हम लोग पहचान करते हैं। क्योंकि जब उसके लेखन कला को पढ़ा, मतलब ये स्ट्रैबो, जस्टिन, एरियन के इतिहास को आप पढ़ते हैं तो एकदम तुलना होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। ऐसे एक नाम चंद्रगुप्त मौर्य का और मिलता है एंड्रोकोट्स के रूप में, जिसकी पहचान भी किससे की जाती है? चंद्रगुप्त से की जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य से की जाती है। एंड्रोकोट्स लिखने वाले कौन है? एक नाम आता है प्लूटो और दूसरा नाम प्लूटो नहीं, प्लूटार्क। ठीक, दूसरा जो नाम आता है वो आता है एरियन का। तो एरियन और प्लूटार्क ने जो नाम का वर्णन किया है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो एंड्रोकोट्स के रूप में किया है। किसने? प्लूटार्क ने और एरियन ने। सैंड्रोकोट्स के रूप में स्ट्रैबो ने, जस्टिन ने, एरियन ने। एंड्रोकोट्स के रूप में प्लूटार्क वर्णन करता है, मतलब एंड्रोकोट्स नाम देता है। हालांकि जो जीवन परिचय उसमें लिखा गया है, जो चीजें लिखी गई हैं, वो सभी चंद्रगुप्त मौर्य से क्या करती हैं? मैच करती हैं। ऐसे एक और नाम मिलता है कंद्र। अच्छा, कंद्र जो लिखा हुआ है ये कहीं कहीं कद्र भी मिलता है, ऊपर जो चंद्र जो बिंदी है वो नहीं देखने को मिलती है। कंद्र जो नाम मिलता है, ये जो फिरदौसी था उसके शाहनामा में कंद्र नाम मिलता है। फिरदौसी के शाहनामा में, ठीक, कंद्र नाम मिलता है, जिसकी पहचान किससे की गई है? चंद्रगुप्त मौर्य से की गई है। ऐसे एक और नाम मिलता है चंद्रश्री जो नाम आपको देखने को मिलता है, ये विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में मिलता है। किसमें? विशाखा या विशाख दत्त भी बोलते हैं, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में। ठीक,
विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रश्री नाम मिलता है। कैसा नाम मिलता है? चंद्रश्री। आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी तक क्या बताया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके, घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त नाम की विभिन्न नामों से पहचान की गई है, जो यूरोपियन इतिहासकार और भारत के इतिहासकार भी लिखते हैं। जैसे सैंड्रो कोट्स का जो वर्णन मिलता है वो स्ट्रैबो सैंड्रो कोट्स के रूप में वर्णन करता है। जस्टिन ने भी सैंड्रो कोट्स का वर्णन किया है, एरियन में भी सैंड्रो कोट्स का वर्णन मिलता है। ये जो सैंड्रो कोट्स का वर्णन ये लोग यूरोपियन इतिहासकार कर रहे हैं, इसकी पहचान चंद्रगुप्त से की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी सबसे पहली जो पहचान की है वो विलियम जोन्स ने की है, बाकी उसके बाद तो जब भारतीय इतिहासकार उन लोगों ने भी पहचान की है। एंड्रोकोट्स नाम का वर्णन जो मिलता है प्लूटार्क के इतिहास में, एरियन की बुक में देखने को मिलता है। इसकी भी पहचान जो की गई है चंद्रगुप्त से की गई है। कंद्र नाम मिलता है फिरदौसी के शाहनामा में, इसका भी जो वर्णन है उससे ठीक पता चलता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ऐसे चंद्रश्री नाम देखने को मिलता है। चंद्रश्री जो नाम देखने को मिलता है उससे ये लगता है, क्योंकि ये विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में है, इससे पूरा इसका कैरेक्टर मिलता है किसका? चंद्रगुप्त था का। इसलिए इसको माना जाता है कि ये जितने भी नाम आपने देखे, सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, कंद्र और चंद्रश्री, ये सभी नाम कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के ही थे, जिसने नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के जाति की बात करें कि इसकी जाति कैसी थी, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जाति कैसी थी। तो एक स्नूपर नाम का इतिहासकार था, जिसको स्नूपर महोदय बोलते हैं। हालांकि हम महोदय नहीं लिख रहे हैं, हम केवल लिखेंगे स्नूपर ने जो इसकी पहचान की है वो पारसिक के रूप में की है। किस रूप में की है? पारसिक के रूप में स्नूपर ने इसकी पहचान की है। किसने? पारसिक के रूप में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दें, ब्राह्मण साहित्य और जो विष्णु पुराण है उसके एक टीकाकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है, श्रीधर स्वामी। कौन? श्रीधर स्वामी। ये नाम आपको याद रखना है। ये बस इतना आप याद रखिए, ब्राह्मण साहित्य के टीकाकार भले ना याद रखिए, लेकिन विष्णु पुराण के टीकाकार जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। विष्णु पुराण के टीकाकार, ठीक, श्रीधर स्वामी इसकी जात क्या बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था मुरा से उत्पन्न था। मुरा यानी शूद्र से उत्पन्न माना है। मुरा यानी शूद्र से, किससे उत्पन्न बताया है? शूद्र से उत्पन्न बताया है। श्रीधर स्वामी ने क्या बताया? मुरा से उत्पन्न बताया, यानी शूद्र से उत्पन्न बताया। श्रीधर स्वामी जो है विष्णु पुराण के टीकाकार हैं। ठीक है, विष्णु पुराण के टीकाकार हैं, ब्राह्मण साहित्य के भी टीकाकार हैं, लेकिन विष्णु पुराण के टीकाकार हैं, ये पूछा जाता है, इसलिए श्रीधर स्वामी विष्णु पुराण के टीकाकार हैं, ये आपको याद रखना है। स्नूपर ने पारसिक बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं। कुछ लोगों ने इसको ब्रिसल बताया है। ब्रिसल की अगर हम बात करें तो जैसा हमने आपको बताया कि इसकी जाति में एक नाम हमने बताया विशाखा दत्त जो है, ये अपने मुद्रा राक्षस में इसको ब्रिसल या कुलहीन कहते हैं। ब्रिसल कहते हैं या क्या कहते हैं कि कुलहीन था ये, या तो ब्रिसल रहा हो, ब्रिसल मतलब निम्न जाति का, या कुलहीन। ये मुद्रा राक्षस में कहा गया है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है? ब्रिसल या कुलहीन था। तो इस तरह इसकी कुछ जानकारी मिलती है हमको, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले फिर से देख लीजिए कि अगर इसकी जाति की बात करते हैं, नाम तो आपने देख लिया, सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, कंद्र, चंद्रश्री, ये लोग हैं। जैसे स्ट्रैबो, जस्टिन, एरियन, ये सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान करते हैं। एंड्रोकोट्स के रूप में प्लूटार्क और एरियन करता है। कंद के रूप में फिरदौसी के शाहनामा में वर्णन है। चंद्रश्री का जो वर्णन मिलता है वो विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में मिलता है। जाति की बात करें तो स्नूपर पारसिक मानते हैं, श्रीधर स्वामी मुरा यानी शूद्र से उत्पन्न मानते हैं, जबकि विशाख दत्त जो है इसको ब्रिसल या कुलहीन मानते हैं। ब्रिसल या कुलहीन मानते हैं। तो ये हम डिलीट करने चल रहे हैं, आप लोग इसको या तो दोबारा देख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे और भी तो बताना है चीजें। इस बोर्ड पे बड़ा बोर्ड है, लेकिन इस पे इतना आता नहीं, हम बड़ा बड़ा लिखते ही हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं
कि जो मौर्य साम्राज्य है इसका वर्णन हमको कहां कहां देखने को मिलता है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां पे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ सकते हैं या मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये जानना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है, देखिए मौर्य साम्राज्य का यहां पे हम स्रोत लिखने चल रहे हैं, कौन कौन सा है। स्रोत में जो पहला स्रोत आता है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है। किसका? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य साम्राज्य की सभी चीजों की जानकारी आपको मिल जाती है। अच्छा, यह भी ध्यान रखिएगा, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा गया है, विष्णुगुप्त, और इन्हीं को चाणक्य भी नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों नाम कहीं आए तो एक ही नाम है, विष्णुगुप्त भी, कौटिल्य भी, चाणक्य भी, ये तीनों एक ही नाम है, ऐसा माना जाता है। इनके द्वारा यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र बुक है उससे मौर्य साम्राज्य की लगभग पूरी जानकारी हमको मिल जाती है। अच्छा, जो ये कौटिल्य है ना, इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। हालांकि तुलना गलत है, मैकियावेली कहा जाता है। ठीक, मैकियावेली को भारत का कौटिल्य कहा जाना चाहिए, मैकियावेली से तुलना की गई क्योंकि यूरोपियन इतिहासकार को, जो हमारे यहाँ के लोग हैं ना, उनकी मेंटलिटी ये थी कि यूरोपियन ज्यादा बेहतर हैं, इसलिए उनसे तुलना करते थे, क्योंकि उन्होंने ही राज किया, उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई, तो उनको उच्च मानते थे, इसलिए जो है उनसे ही तुलना करते हैं। हालांकि पेपर में आता है तो पढ़ना तो पड़ेगा। कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त है, चाणक्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य साम्राज्य की बहुत सारी जानकारी हमको देखने को मिल जाती है, लगभग चीजों को मिल जाता है। ठीक है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को। इनके अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है, उसको बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, सप्तांग सिद्धांत के बारे में। इसमें सप्तांग सिद्धांत को आप देखेंगे तो इसमें गूढ़ पुरुष का वर्णन मिलता है। किसका? गूढ़ पुरुष का वर्णन मिलता है। गूढ़ पुरुष यानी गुप्तचर, गूढ़ पुरुष यानी गुप्तचर का वर्णन देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य के या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही दास प्रथा का वर्णन भी देखने को मिलता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, दास प्रथा के वर्णन के बारे में भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि सप्तांग सिद्धांत को भी देखेंगे, गूढ़ पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, दास प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल मौर्य साम्राज्य जो है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके बारे में जानकारी का जो सबसे बड़ा स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, इनको भारत का मैकियावेली के नाम से जानते हैं। इन्हीं के अर्थशास्त्र में वर्णित है सप्तांग सिद्धांत, जिसमें गौड़ पुरुष का वर्णन मिलता है यानी गुप्तचर का, दास प्रथा का भी वर्णन देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद दूसरा सोर्स है मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का, वो है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका, जिससे हम लोग किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कौन सी है? मेगास्थनीज की इंडिका। हालांकि जो मेगास्थनीज की इंडिका है इसको स्ट्रैबो ने झूठा कहा है या भ्रामक बताया है, आप कह सकते हैं। किसने? स्ट्रैबो ने क्या कहा कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसमें जो जो चीजें लिखी हैं वो भ्रामक है, इनमें जो विवरण दिया गया है वो कैसा विवरण है? भ्रामक विवरण है, ये आपको ध्यान रखना है। या भ्रामक के साथ आप यहां पे एक और शब्द लिख सकते हैं, पूर्णतया असत्य, ऐसा स्ट्रैबो ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? स्ट्रैबो ने। हालांकि मेगास्थनीज भारत आया था, लेकिन इसमें कुछ भ्रामक विवरण भी देखने को मिलते हैं। जो ये वर्णन करता है मेगास्थनीज की इंडिका में जो वर्णन मिलता है वो आप देखेंगे तो सबसे पहला जो नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का वो सैंड्रोकोट्स के रूप में वर्णन करता है। सैंड्रोकोट्स का नाम के रूप में वर्णन करता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो मेगास्थनीज की इंडिका में किस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को देखा गया है? सैंड्रोकोट्स के रूप में। इसने जो पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, मतलब ये मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन जो किया है पालीब्रोथा नाम से किया है। किस नाम से किया है? पालीब्रोथा नाम से किया। ये था है किस नाम से? पाटलिपुत्र का जो वर्णन किया है पालीब्रोथा नाम से किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नगर प्रशासन के बारे में जब ये वर्णन करता है तो ये कहता है जो नगर प्रशासन था मौर्य साम्राज्य का वो 6 समितियों द्वारा होता था, 6 समितियों द्वारा। ठीक,
क्या? नगर प्रशासन। नगर प्रशासन का जो ये वर्णन करता है, कहता है 6 समितियों द्वारा पूरे नगर का प्रशासन देखा जाता था। अच्छा, मेगास्थनीज के कुछ भ्रामक विवरण भी हैं। भ्रामक विवरण क्या है? मेगास्थनीज कहता है कि भारत में उस समय 7, मतलब जो मेगास्थनीज की इंडिका है इसमें 7 जातियों का वर्णन मिलता है, जो कि पूरी तरह गलत लगता है। क्या मिलता है भ्रामक विवरण में? पहला कि 7 जातियों का वर्णन मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका में, जो पूरी तरह भ्रामक दिखाई देता है, जबकि भारत में 7 जातियों का वर्णन ऐसा कहीं भी नहीं किया गया है। दूसरा क्या भ्रामक वर्णन मिलता है? देखिए, सैंड्रो कोट्स के रूप में पहचान की, ये बिल्कुल सही वर्णन है। पाटलिपुत्र की पालिब्रोथा के रूप में की, सही है। 6 समितियों द्वारा होता है, ये भी लगभग सही प्रतीत होता है। इसमें गिनती में इधर उधर हो सकता है, ठीक। लेकिन 7 जातियों का वर्णन करता है, दास प्रथा ना होने का वर्णन करता है कि दास प्रथा नहीं थी उस समय, ऐसा वर्णन करता है कि दास प्रथा नहीं थी। जबकि अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास प्रथा का वर्णन देखने को मिलता है, ये मैंने पहले बताया है। दूसरी बात इसने भ्रामक वर्णन किया है कि अकाल ना पड़ने का वर्णन, जबकि आप जानते हैं अंत में अकाल पड़ने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो अपना साम्राज्य छोड़ के चले जाएंगे। उसी समय वो कौन थे, 2 लोग याद नहीं आ रहा, बहरहाल ये चंद्रगुप्त मौर्य अकाल इनके समय में पड़ा, ऐसा वर्णन देखने के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमको मिलता है, ठीक है। इसी समय मेगास्थनीज कहता है कि लेखन कला का अभाव था। ये तो महागलत है। अगर लेखन कला का अभाव होता तो अर्थशास्त्र कैसे लिखा जाता? तो ये जो 3-4 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, और बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि भ्रामक लगते हैं। बाकी मेगास्थनीज की इंडिका में सैंड्रो कोट्स नाम मिलता है, सही है। पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा नाम से वर्णित किया है। 6 समितियों द्वारा होता था नगर प्रशासन, ये काफी हद तक सही है। 7 जातियों का वर्णन मिलता है, जो कि भ्रामक दिखाई देता है, भ्रामक वर्णन है ये सब। दास प्रथा नहीं थी, बिल्कुल थी, क्योंकि जो विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र है उसमें साफ साफ दास प्रथा का वर्णन देखने को मिलता है। अकाल न पड़ने का वर्णन बिल्कुल गलत है। लेखन कला का अभाव था, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लेखन कला हमारे यहाँ तो बहुत पहले से मौजूद थी, भले उसको पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की भी कुछ लेखक भाव चित्रात्मक लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई लिपि नहीं थी, कोई लेखन कला नहीं थी, कुछ नहीं था, ये गलत है। लेखन कला का अभाव जो उस बता के गया वो गलत बता के गया। अच्छा, अगला जो उल्लेख हमको देखने को मिलता है मौर्य साम्राज्य का, वो है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, देखिए पहला हमने बताया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमको मौर्य साम्राज्य पढ़ने को मिल सकता है, मेगास्थनीज की इंडिका में मिल सकता है। ऐसे ही रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी हमको क्या देखने को मिल सकता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख मिलता है और अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जबकि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख की ही बात की जा रही है कि इसी से हमको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नाम का वर्णन मिलता है, जिसमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही सौराष्ट्र जो प्रांत है वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया, जबकि अशोक के द्वारा क्या किया गया, उसका पुनर्निर्माण कराया गया। यह देखने को रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमको देखने को मिलता है। अब ये सब हो गए हमारे यहाँ के। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध ग्रंथों के बारे में। तो हमने 3 पॉइंट देख लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको वर्णन मिल जाएगा मौर्य साम्राज्य का, मेगास्थनीज की इंडिका से, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के निर्माण और उसके पुनर्निर्माण की बात, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की बात देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं जिससे हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ, स्रोत ही अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्रोत ही देखना है।
ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, किससे हमको जानकारी मिलती है? उसमें है महावंश। महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश, उसमें हमको कौटिल्य द्वारा घनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का शासक बनाए जाने का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है वर्णन? फिर से समझ लीजिए। महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है कैसा है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमको वर्णन मिलता है कि कौटिल्य ने घनानंद का नाश करके, सीधे शब्द से पढ़ रहे हैं, क्या है? कौटिल्य का नाश करके। किसका? कौटिल्य ने घनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बनाया। क्या था पॉइंट? फिर से बोल दे रहे हैं क्योंकि एक बार बीच में गलत हो गया। कौटिल्य ने घनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बनाया। ये किसमें मिलता है? महावंश में। महावंश कैसा है? बौद्ध ग्रंथ है। ऐसे एक और ग्रंथ है दिव्यवादान या दिव्यवादान। दिव्यवादान या दिव्यवादान, कोई भी आप जो सही लगे वो लिख लीजिएगा, स्पेलिंग में मत जाइएगा, ठीक है। ये दिव्यवादान में कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, वो क्षत्रिय था। इसमें यह वर्णन मिलता है कि जो बिंदुसार था वो कैसा था? क्षत्रिय था। अच्छा, बिंदुसार की बात हो रही है, बिंबिसार की नहीं हो रही, बिंदुसार की हो रही है। बिंबिसार हर्यक वंश का था, ये मौर्य वंश का। बिंदुसार ऐसा कहा जाता है, दिव्यवादान में कहा गया है कि बिंदुसार क्षत्रिय था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसका पिता जो था चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी क्षत्रिय रहा होगा। जनरल सी बात है जो देखने को मिलता है। ऐसे अगर आप देखेंगे जो जैन ग्रंथ है परशिष्ट वर्मन, कौन सा? परशिष्ट वर्मन। परशिष्ट वर्मन में आपको देखने को मिलेगा कि जो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य था उसको क्षत्रिय उत्पन्न बताया गया है। कैसा बताया गया है? क्षत्रिय उत्पन्न। बाकी आपने श्रीधर स्वामी को देखा है, उन्होंने मुरा से उत्पन्न बताया है। क्या नाम उनका था? स्नूपर ने बताया कि पारसिक था। बाकी इन सब में भी आप देख सकते हैं, इन सब से भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। अब देखिए, जब मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष दो महत्वपूर्ण जो है वो बिंदु होते हैं, या दो महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं। वो आप सबसे पहले समझ लीजिए। दो चुनौतियां होती हैं उसमें, मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाला होता है तब उसके पास दो महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण जो पहली चुनौती देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा ये जब आप देखेंगे, पूरा ये सब में, पूरे में मौर्य साम्राज्य का शासन था। पूरे में, थोड़ा सा दक्षिण भारत का दक्षिण हिस्सा छोड़कर लगभग पूरे भारत से लेकर उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां तक, पूरे तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। तो पहला पॉइंट था कि जो पश्चिमोत्तर प्रांत थे, पश्चिम वाले प्रांत थे, पश्चिमोत्तर जो प्रांत पूरे ये थे, यानी पश्चिमोत्तर प्रांत को यूनानी दास्ता से मुक्त कराना। जो पश्चिमोत्तर प्रांत थे उनको यूनानी दास्ता से मुक्त कराना पहला काम था। जो पहला जो इनके समझ पहली जो प्रॉब्लम थी कि जो पश्चिमोत्तर प्रांत थे उनको यूनानी दास्ता से मुक्त कराना। दूसरा इनके समझ प्रॉब्लम क्या थी कि मगध को जीतना। मगध को जीतकर घनानंद को, यानी नंद वंश यहाँ पे शासन था, तो नंद वंश को हराना, यानी मगध को जीतना। यानी आप ये भी कह सकते हैं मगध पर नंद वंश के अत्याचारी शासन से उसको मुक्त कराना। दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हो गई। पहला क्या हुआ? पश्चिमोत्तर यूनानी सीमा से मुक्त कराना, क्योंकि कुछ क्षेत्र मिल जाएगा। उसके बाद मगध, दो प्रॉब्लम्स आई इनके सामने, दोनों में क्या किया? अब देखिए इनकी उपलब्धियां क्या रही। इन्होंने दो, तो इनके पास प्रॉब्लम आई। उसके बाद देखिए मगध पर जब ये शासन आक्रमण करता है तो एक वर्णन भी मिलता है कि एक औरत होती है, उसका बच्चा बैठा होता है, वो रोटी खा रहा होता है, रोटी फूली होती है, बीच में से फोड़ता है, तो वो कहते हुए दिखती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य गलती कर रहा है वही तुम गलती कर रहे हो। ऐसा देखने को मिलता है, वर्णन भी मिलता है इसका, आप लोग पढ़िएगा डिटेल में, ठीक है। पहला काम इसने क्या किया? उत्तर पश्चिम विजय किया। पहला, अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में, तो पहला उत्तर पश्चिम पूरा विजय इसने कर लिया।
ठीक है। उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को इसने जीत लिया, जो अफगानिस्तान के थे, जो पाकिस्तान के थे, और थोड़ा सा भारत की बाउंड्री लाइन में जो पूरा क्षेत्र आता था जिसमें ईरानियों ने आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में किया था, उन सब क्षेत्र की विजय कर ली, पहला विजय किया है। उसके बाद दूसरा जो विजय किया इसने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद के सेनापति भट्टसाल को पराजित कर दिया। किसको पराजित किया? नंद के सेनापति थे भट्टसाल, इनको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मगध को अपने अधिकार में कर लिया सबसे पहले। उसके बाद जो इसका युद्ध है कि पहला विजय क्या किया है? उत्तर पश्चिमी प्रांत को इसने जीत लिया है। उसके बाद नंद के सेनापति जो मगध पर शासन करते थे, भट्टसाल नंद के सेनापति थे, घनानंद उस समय राजा हुआ करता था, उसका सेनापति भट्टसाल था, उसको पराजित करके मगध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद 305 से 304 ईसा पूर्व आप देखेंगे तो एक युद्ध करता है जिस युद्ध का नाम है सेल्यूकस से युद्ध। सेल्यूकस से युद्ध 305 से 4 ईसा पूर्व के आसपास इसने एक युद्ध किया जिस युद्ध का नाम है सेल्यूकस युद्ध। सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो 324 के आसपास भारत पे आक्रमण करता रहा, बहुत सारी जगहों को जीत लिया था, उसको भी जीतना था, इसलिए इसने उत्तरी पश्चिमी प्रांत को पूरे जीत लिया था। क्योंकि सिकंदर जो आक्रमण करके जीता था उस पूरे क्षेत्र को, ईरानियों ने आक्रमण किया था, उस पूरे क्षेत्र को जीतना था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत को पूरे जीत लिया। उसके बाद इसने क्या किया? मगध को जीत लिया। अब क्या हुआ? सिकंदर की मृत्यु के बाद, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सेल्यूकस जो है बेबीलोन का राजा बना। बेबीलोन के राजा बनने के बाद, क्योंकि सेल्यूकस जो था सिकंदर का सेनापति था, तो उसके जो विजय कार्य रुके हुए थे उसको पूरा करने की इच्छा से भारत की ओर आगे बढ़ चला। आगे बढ़ने के बाद उसका जो सामना होता है चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। चंद्रगुप्त मौर्य से जब उसका सामना होता है, चंद्रगुप्त मौर्य उसको पराजित कर देता है। इसके बाद कुछ संधि होती है। सेल्यूकस जो होता है, सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। देखो संधि हो गई। हमने बताया कि सिकंदर जो आक्रमण कर रहा था उसके विजय, रुका हुआ विजय अभियान पूरा करने के लिए सेल्यूकस आता है, ठीक। क्योंकि सिकंदर तो महान था, लेकिन अपने आप को सेल्यूकस भी महान मानता था क्योंकि उसका सेनापति था, तो उसने भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से सामना हो गया सीधे के सीधे, तो फिर बात ही अलग हो गई। बहुत ताकतवर थे, कौटिल्य का कूटनीति थी उस समय, वो सिखाते थे, सब कुछ करते थे। तो युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस हार गया। सेल्यूकस के हारने के बाद संधि हो गई, जिसमें पहला काम उसने किया, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। पहली संधि ऐसी हो गई। ये संधि अक्सर पुराने के समय में बहुत होती थी, विवाह करने वाली। ये संधि बढ़िया थी वैसे, कि कोई हार जाए उससे शादी उसकी बेटी से कर लेना है, चाहे जैसे। ये बड़ा मतलब पहले बहुत चलता था, ठीक है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य भी दिए। किसने? 4 राज्य भी दान के रूप में दिए, दान स्वरूप प्रदान कर दिए। उसमें जो पहला था उसको बोलते हैं एरिया। एरिया जो क्षेत्र है, आज के डेट में देखेंगे तो हेरात प्रांत है, कहां पे? अफगानिस्तान में, उस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। दूसरा जो इसने दिया, दूसरा जो प्रांत इसने दिया है, किसने? सेल्यूकस ने 4 राज्य प्रदान किए, जिसमें एरिया है। एरिया आज के हेरात यानी कहां पे? अफगानिस्तान में। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र प्रदान किया था अराकोसिया। अराकोसिया, अराकोसिया यानी आज के बात करें तो कांधार, जो कि अफगानिस्तान में है। आप जानते हैं कांधार की बात कर रहे हैं, कंधार या कांधार, ठीक है। तीसरा जो इसने राज्य प्रदान किया है वो है जेड्रोसिया। जेड्रोसिया राज्य प्रदान किया था। जेड्रोसिया यानी क्या हो गया? आज के डेट में देखेंगे तो मकरान वाला तट हो गया। जो मकरान तट है वो पूरा क्षेत्र आ जाएगा। चौथा जो राज्य उसने उस समय प्रदान किया था वो था पेरिपेरिसदेई, ठीक। पेरिसदेई या दाई है शब्द वो, ये जो नाम था उस समय, वो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो काबुल, यानी ये पूरा अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है जिसको इसने प्रदान कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो? पेरिसदेई या पेनिसदेई ऐसे कुछ है, तो बहरहाल इसको आप सही कर लीजिएगा अपने आप देख के, ठीक है। तो बहरहाल बात हो रही सेल्यूकस से युद्ध की। सेल्यूकस 305 से 4 के आसपास युद्ध हुआ, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। उसमें क्या होता है कि सेल्यूकस हार जाता है।
सबसे पहला काम करता है, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। दूसरा, 4 प्रांत एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, जड्रोसिया यानी मकरान तट, सभी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र हैं, पेरी पेरिसदई यानी काबुल वाले क्षेत्र को क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को उसको संधि के तहत देना पड़ा। और अपना एक जो इसका राजदूत था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जो ये संधि आपको देखने को मिल रही है, इसमें कहीं भी वर्णन नहीं मिल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या देना पड़ा, क्योंकि सेल्यूकस हारा था, संधि करने के लिए उसी को कुछ देना पड़ता। तो यही चीज देखने को मिलता है कि सबसे पहले अपनी पुत्री का विवाह कर दिया हेलेना से, उसके बाद 4 राज्य दे दिए, उसके बाद उसके दरबार में मेगास्थनीज नामक एक अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम विजय कर ली, मगध विजय कर ली। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेल्यूकस से युद्ध करके ये वाला पूरा हिस्सा 4 राज्य और प्रदान कर लिए, और जो उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत था उसको जो यूनानी दास्ता से मुक्त कराने में क्या रहा, सफल रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि इसने संपूर्ण भारत की विजय की, क्योंकि हमने आपको मैप में दिखाया कि पूरा भारत का क्षेत्र जो है इसने अपने कब्जे में कर लिया था। अगर आप देखेंगे तो इनका विदेशों से रिश्ता भी हो जाता है, धर्म प्रचार करने अशोक के समय में यहां से लोग जाते थे, ये भी आप देखेंगे। तो सब संपूर्ण जो विजय की बात अगर की जाए, ऐसा प्लूटार्क कहता है, प्लूटार्क के अनुसार प्लूटार्क कहता है कि सेल्यूकस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। 6 लाख की सेना लेकर पूरे, ऐसा कौन कह रहा है, प्लूटार्क कह रहा है। ध्यान रखिए, ये सेंटेंस आपको नोट्स में लिखना है। क्या है, संपूर्ण भारत विजय, उसके आगे डैश करके आपको लिखना है कि प्लूटार्क कहता है कि सेल्यूकस के युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। कितने की सेना लेकर? 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। कौन कह रहा है? प्लूटार्क कह रहा है। कौन कह रहा है? ये प्लूटार्क कह रहा है। अच्छा, ये जो 6 लाख की सेना थी, ये आपको ध्यान रखना है, फिर से बोल दे रहा है, सेल्यूकस के युद्ध के बाद 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला, यानी संपूर्ण भारत को जीत लिया। ये जो 6 लाख की सेना दिखाई पड़ रही है, इसको जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है। हालांकि ये यूरोपियन इतिहासकार हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा बोलने के अधिकार इनके पास है। ये भारत के जो राजा होंगे उनके बारे में कभी अच्छा बोल नहीं सकते। डाकुओं का गिरोह कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा है? डाकुओं का गिरोह। लेकिन जस्टिन भी इस बात को मानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत की विजय की, यानी प्लूटार्क मानता है और जस्टिन मानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत विजय की, संपूर्ण भारत विजय की। ऐसा कौन मानता है? प्लूटार्क और जस्टिन। प्लूटार्क कहता है 6 लाख की सेना लेकर सेल्यूकस के युद्ध के बाद 305 से 304 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, उसके बाद कहता है कि 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस 6 लाख की सेना को जस्टिन डाकुओं के गिरोह के नाम से बोलता है। हालांकि वो भी ये मानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत की विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, इस तरह विजय हुई। बाद में आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, मृत्यु वगैरह कैसे हुई। लेकिन मौर्य साम्राज्य का एक दूसरा शासक भी होता है, उसका नाम है बिंदुसार। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए पहले नाम लिख देते हैं, तब चलते हैं आगे। बिंदुसार ही नाम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहसेन को अपनी सत्ता सौंप कर, किसको? सिंहसेन को अपनी सत्ता सौंप कर चंद्रगिरी यानी कर्नाटक में एक पर्वत है,
सिंहसेन या अमित्रघात भी इसको कहते हैं। तो सिंहसेन को अपनी सत्ता सौंपकर तपस्या करने चला जाता है और संलेखना पद्धति से अपने जीवन का अंत कर देता है, ये माना गया है। ठीक है, ये जो वर्णन देखने को मिलता है वो राजवली कथा में भी मिलता है कि उसका जो पुत्र था कौन, सिंहसेन, सिंहसेन को उसने क्या किया, अपनी सत्ता सौंपी और कर्नाटक की तरफ चला गया, चंद्रगिरी पर्वत की तरफ चला गया और वहां पर संलेखना पद्धति यानी बिना कुछ खाए पिए रहकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। अब नाम आता है किसका, बिंदुसार का, या सिंहसेन नाम मिलता है या इसी का नाम अमित्रोघाट से मिलता है। अमित्रोघाट या घात दोनों मिलता है या कहीं कहीं इसका ही नाम अमित्रघात मिलता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अमित्रघात या अमित्रोघात या सिंहसेन नाम मिलता है। इन सभी नामों का, अमित्रघात का मतलब शत्रु को मारने वाला है, सिंहसेन भी मतलब वही हो गया कि सिंह जैसा जीने वाला। जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। किसमें, जैन ग्रंथ में इसको सिंहसेन के नाम से कहा गया है क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त अपनी मौत के समय जो था वो जैन हो गया था, इसलिए संलेखना पद्धति से अपने जीवन का त्याग किया। तो जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है कि सिंहसेन को अपनी सत्ता सौंपकर वो कहां चला गया, चंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक की तरफ चला गया। जो ये शासन काल करेगा वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के आसपास करता है। बिंदुसार का जो शासनकाल रहा 298 से 273 ईसा पूर्व के आसपास रहा है। इसको सिंहसेन जैन ग्रंथों में कहा गया है, अमित्रघात कहा गया है यानी शत्रु को मारने वाला कहा गया है। पुराणों में इसको भद्रसार के नाम से जाना गया है। किसमें, पुराणों में इसी को भद्रसार के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है, भद्रसार के नाम से जाना गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जैन ग्रंथों में सिंहसेन, वैसे अमित्रघात या बिंदुसार नाम था, पुराणों में इसको क्या कह दिया गया, भद्रसार। अच्छा, एक जो जैन ग्रंथ है परशिष्ट वर्मन, थोड़ा सा वर्णन इसका भी देख लेते हैं। परशिष्ट वर्मन जो है इसमें इसकी माता का जो नाम मिलता है दुर्धरा, किसकी, बिंदुसार यानी सिंहसेन की जो माता का नाम मिलता है परिशिष्ट वर्मन में क्या मिलता है, दुर्धरा मिलता है परशिष्ट वर्मन में। बाकी पुराणों में इसका नाम हमने बताया भद्रसार, जैन ग्रंथों में इसका नाम क्या मिल रहा है, सिंहसेन। ठीक, सिंहसेन मिलता है। अब क्या हुआ, जब बिंदुसार शासन में था, जब बिंदुसार राजा बना, उसी समय तक्षशिला में एक विरोध हुआ। तक्षशिला हमने आपको बताया है, तक्षशिला ये भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे तक्षशिला है, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, तो तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ जिसको दबाने के लिए उसने उज्जैन के प्रशासक, किसको, उज्जैन का उस समय प्रशासक होता था अशोक, उज्जैन के प्रशासक को यानी अशोक को तक्षशिला वो विद्रोह दबाने के लिए भेजा। फिर से बोल दे रहे हैं, बिंदुसार के समय तक्षशिला में क्या हुआ, एक विद्रोह होता है जिसको दबाने के लिए उज्जैन या मालवा, दोनों एक ही है, उज्जैन या मालवा के शासक अशोक को तक्षशिला भेजा था। किस लिए, वहां के विद्रोह को दबाने के लिए। इसके समय में आप देखेंगे तो सीरियन नरेश एंटियोकस था। कौन था, यहां पे लिख दे रहे हैं, बिंदुसार के समय में कौन था, सीरिया नरेश एंटियोकस। सीरिया नरेश एंटियोकस ना, किसके समय में, बिंदुसार के समय में सीरिया नरेश एंटियोकस ने एक डाइमेकस नामक राजदूत भेजा है। कैसा, डाइमेकस नामक राजदूत भेजा है। डाइमेकस नामक राजदूत भेजा किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। इस डाइमेकस से बिंदुसार ने कुछ चीजों की मांग करी थी, जिसमें अंगूरी मदिरा मांग करी थी, अंजीर और दार्शनिक, तीन चीजों की मांग करी थी। क्या, अंगूरी मदिरा, दूसरा अंजीर और तीसरा दार्शनिक। ठीक, किससे, जब सीरिया नरेश एंटियोकस जो इसके समकालीन था, उसका एक राजदूत डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया। एक दिन राजदूत के बारे में पढ़ा देंगे, कौन किसके समय आया था, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, सब पढ़ाएंगे एक एक पॉइंट। ठीक है, तो डाइमेकस आया था जिससे क्या मांग करी, अंगूरी मदिरा
उसके बाद अंजीर और दार्शनिक। इसमें से दार्शनिक को छोड़कर एंटियोकस ने दोनों वस्तुएं इसको भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक उसने नहीं भेजा था। ठीक है, बिंदुसार के समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके लिए एक वर्णन मिलता है, वो तिब्बती लेखक है लामा तारानाथ। लामा तारानाथ, ये कैसे लेखक है? तिब्बती लेखक हैं। इनकी एक बुक है बौद्ध धर्म का इतिहास। क्या है? बौद्ध धर्म का इतिहास। इसमें पूरी जानकारी मिलती है बिंदुसार के बारे में, आप कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित भी है, ये भी आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा अशोक की जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को खत्म कर देना है। हमको क्या पढ़ना है उसके बाद, आज का वीडियो खत्म करके उसके बाद हम लोगों को जो पॉइंट फिर पढ़ना होगा कि या इतना ही रहने ने बहुत हो गया है। अशोक कल पढ़ेंगे और उसके शिलालेखों को भी तो पढ़ना है, तो कल ही पढ़ते हैं अशोक और अशोक के शिलालेख। इसमें हम लोगों ने इतना ही पढ़ लिया, पर्याप्त है, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो दिक्कत होगी फिर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ लिए। एक, हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य का उदय थोड़ा सा देखा, उसके बाद मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में देख लिया। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के शिलालेखों को पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा एक इसका वीडियो बनेगा मौर्य साम्राज्य का, जिसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वहां के प्रमुख जो अधिकारी हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।